गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पर। हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ है और यहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा एसीएफ के अंदर जो है आ सकता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन जो किया गया है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था होस्ट पर इन्फेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर किया गया था? इन्फेक्शन ऑन होस्ट सेल। ठीक है, इन्फेक्शन ऑन होस्ट सेल पर संक्रमण के आधार पर सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन किया गया था। तो होस्ट कौन है? होस्ट बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो जनरली क्या होता था कि पहले जो है जो क्लासिफिकेशन हुआ था, वर्गीकरण हुआ था जंतुओं का, पादपों का, तो पादप और जंतु वर्ग में इसको रखा गया था। तो उसी के आधार पर इसका भी क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया कि अगर प्लांट्स कैटेगरी में जो भी जीव आते हैं, अगर उनके ऊपर इन्फेक्शन होता है तो वो प्लांट वायरस हो जाएंगे, और अगर एनिमल के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं तो वो एनिमल वायरस हो जाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर फिर आगे अलग अलग डिवीजन किया गया। तो पहले देखते हैं हम इन्फेक्शन ऑन होस्ट सेल के आधार पर क्लासिफिकेशन। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्लांट वायरस की। ठीक है, कौन से वायरस? प्लांट वायरस की, मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट वायरस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये केवल किसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं? केवल प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, केवल प्लांट पर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, केवल प्लांट पर इन्फेक्शन ये करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो प्लांट्स में पहले किस किस को रखा गया? देखो, सबसे पहले बात करें तो जीवाणु की। ठीक है, तो इनको कहा गया बैक्टीरियल वायरस। जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे, बैक्टीरियल वायरस हुए, क्योंकि बैक्टीरिया को भी प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर ही रखा गया। ठीक है, तो बैक्टीरियल वायरस हो गए। दूसरा जिसको क्या कहेंगे हम? बैक्टीरियल वायरस को क्या कहते हैं हम? जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं भाई? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। किसके ऊपर इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरिया के ऊपर। अगर बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है तो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। दूसरी बात करें इसके बाद में, जो प्लांट्स के रिलेटेड ही है, जैसे कि एल्गी है, तो इसे कह सकते हैं हम एल्गल वायरस। एल्गल वायरस जो कि एल्गी के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि इन्हें क्या कहा जाएगा? फाइकोफेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फाइकोफेज। ठीक है, फाइकोफेज। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइकोफेज और साइनोफेज। तीसरा तीसरा टाइप है इसका। तीसरा टाइप है जो ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवालों के ऊपर जो इन्फेक्शन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पर जो इन्फेक्शन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है साइनोफेज। क्या कहा जाता है? साइनोफेज। समझ में आए? देखिए, अगर बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ठीक है, अगर वो शैवालों के ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? फाइकोफेज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? फाइकोफेज कहेंगे। और अगर वो किसके ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी पर, नील हरित शैवालों पर। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है? नील हरित शैवाल है। और एल्गी एल्गी एल्गल वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों हम इसको क्या मानते हैं? इसको भी एल्गी मानते हैं, लेकिन आजकल किस में रखा गया है इसको? आजकल ये बैक्टीरिया के साथ में है। ठीक है, पहले किसके साथ था? पहले एल्गी के साथ था। ध्यान रखना ये बात, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने रखा था एल्गी वर्ग के अंदर, शैवालों के साथ रखा था। लेकिन इसके जो कैरेक्टर है, जब इसकी संरचना, इसकी कोशिका की संरचना को देखा गया, तब ये पता लगा कि इसके कैरेक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो फिर इसको किस में रख दिया? बैक्टीरिया के अंदर रख दिया। लेकिन इसके ऊपर जो इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं, ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस इन्फेक्शन करता है उसे तो हम बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज, और एल्गी के ऊपर जो वायरस इन्फेक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? फाइकोफेज। क्या बोलते हैं भाई? फाइकोफेज। लेकिन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों के ऊपर अगर कोई वायरस इन्फेक्शन करता है तो उसे कहा जाता है साइनोफेज। तो इस तरह से 3 तरह के प्लांट वायरसेस जो है वो आते हैं हमारे पास। ठीक है,
समझ में आ गई बात। और ये प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं प्लांट वायरस, इसी को भी हमने 3 भागों में बांट दिया, इसमें भी और भी कैटेगरी बना दी, ठीक है। और जो दूसरे पादप वर्ग में जैसे तंबाकू है, टोबैको मोजेक वायरस, तो तंबाकू के ऊपर इन्फेक्शन करेगा वो, ठीक है। तो उस तरह से भी उसको आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन 3 टर्म जो है जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया जो वायरस है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इनवर्टिब्रेट के ऊपर इन्फेक्शन करने वाले वायरस, उसको हम बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट वायरस। क्या बोलेंगे इनको, इनवर्टिब्रेट वायरस। ये किसके ऊपर इन्फेक्शन करेंगे, ये इन्फेक्शन करेंगे आर्थ्रोपोड के ऊपर। किसके ऊपर, आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोड्स या आर्थ्रोपोडा जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है उसके ऊपर जो इन्फेक्शन करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्थ्रोपोड्स। तो इनके ऊपर या दूसरे जो अन्य अकशेरुकी हैं, ठीक है, अकशेरुकी 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 जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट। ऐसे वायरस जो इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर, जो आर्थ्रोपोडा वगैरह में इनमें जो संघ में आते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, जूलॉजी में आगे बात करेंगे आप इसके बारे में। जो इनवर्टिब्रेट्स वर्ग में आते हैं उनके ऊपर अगर आक्रमण करते हैं वायरस तो उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट वायरस, ठीक है। अब दूसरे आगे वर्टिब्रेट वायरस, नंबर 3 हम इसको लिख सकते हैं वर्टिब्रेट, यानी कि ये किसके ऊपर, कशेरुकियों के ऊपर, कशेरुकी जिनके ऊपर जिनके पास में मेरुदंड पाया जाता है या कशेरुका पाई जाती है, तो ऐसे वायरस है जो कशेरुकी जंतुओं के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं एक और जिनको बोलते हैं हम ड्यूल होस्ट वायरस, ड्यूल होस्ट वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं जो दोनों के ऊपर ही आक्रमण कर सकते हैं, दोनों के ऊपर, मतलब इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट प्लांट वायरस प्लांट के ऊपर, ठीक है ना, पादप के ऊपर, प्लांट के ऊपर, कशेरुकी के ऊपर, सबके ऊपर कर सकते हैं। इनका दो होते हैं, दो परपोषी होते हैं, कहने का मतलब है इसके क्या होते हैं, 2 परपोषी होते हैं, 2 से ज्यादा परपोषी या 2 परपोषी इसके होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो कहलाते हैं ड्यूल होस्ट वायरस, जिनके 2 से ज्यादा परपोषी हों, ठीक है। 2 परपोषी में जाकर ये अपना रंग दिखाते हैं, अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझिएगा, इन्फेक्शन ऑफ होस्ट, किसके बारे में बात करी हमने, इन्फेक्शन ऑफ होस्ट के बारे में बात की, मतलब होस्ट के ऊपर जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उसके आधार पर हमने जो है इनको डिवाइड किया गया है। किसके ऊपर, इन्फेक्शन ऑन होस्ट, होस्ट के आधार पर, जिसमें हमने देखा प्लांट वायरस, ठीक है, प्लांट वायरस जो केवल पादपों के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं। दूसरे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं बैक्टीरियल वायरस, जो किसके ऊपर इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज के ऊपर इन्फेक्शन करता है। एल्गल वायरस जो कि फाइकोफेज के ऊपर, जिसको कहा जाता है फाइकोफेज। बीजीए जिसे कहा जाता है साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया होता है, बीजीए क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, इसलिए इसी का कहा जाता है साइनोफेज कहा जाता है, ठीक है। दूसरे हो गए इनवर्टिब्रेट वायरस, जो जैसे कि आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा वगैरह जो है, आर्थ्रोपोड हो गया, दूसरे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हो गए उनके ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, ऐसे वायरसों को इनवर्टिब्रेट वायरस कहा जाता है। तीसरे हो गए वर्टिब्रेट वायरस, जो वर्टिब्रेटा के ऊपर, जिनके अंदर लंबर पाई जाती है, कशेरुका पाई जाती है, ऐसे जीवों के ऊपर अगर आक्रमण करता है तो उसे कहा जाता है वर्टिब्रेट वायरस, ठीक है। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूल होस्ट नेचर होती है, यानी कि 2 परपोषी के ऊपर वो आक्रमण कर सकते हैं, 2 परपोषी उनके जो है आक्रमण करने वाले होते हैं, ठीक है जी, समझ में आती है बात। चलिए आगे देखते हैं। अब ड्यूल होस्ट जो परपोषी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, देखिए जैसे कि हम बात करें कि कोई वायरस है जो आर्थ्रोपोड के ऊपर तो करता है, आर्थ्रोपोड के ऊपर तो करता ही है, उसके साथ साथ ये किसके ऊपर करे, प्लांट्स के ऊपर भी क्या करे, इन्फेक्शन करे। तो ऐसे जो वायरस होंगे वो कहलाएंगे आर्थ्रोपोड प्लांट वायरस, यानी कि ड्यूल होस्ट नेचर वाले वायरस, यानी कि आर्थ्रोपोडा के साथ साथ किसके ऊपर करता है, प्लांट्स के ऊपर करता है, ठीक है। इसी तरह से इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के ऊपर करने वाले वायरस हो जाएंगे, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स के ऊपर भी आक्रमण करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूल होस्ट नेचर हो जाएगी इनकी, 2 होस्ट के ऊपर ये आक्रमण करेंगे। इनवर्टिब्रेट में बात करें तो वही आर्थ्रोपोड्स, और वर्टिब्रेट में बात करें तो एनिमल, कोई से भी एनिमल के ऊपर या इन्फेक्शन करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे आपके ड्यूल होस्ट नेचर वाले जो है वायरस कहलाएंगे, ठीक है जी, समझ में आती है बात। अब एक साइंटिस्ट हुआ होम्स, एक साइंटिस्ट हुआ कौन, होम्स। इस होम्स नामक साइंटिस्ट ने 1900 यहाँ देखते हैं हम
1998 के लगभग 1998 नहीं 1948 सॉरी 1948 1948 में वायरस को, ये जो वायरस है इन्हें ऑर्डर में डिवाइड किया, वायरस को ऑर्डर में एक गण में डिवाइड किया, एक गण बनाया इनका, और वो गण कौन था? वायरस था। वायरस ऑर्डर में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इस होम्स ने ये देखा कि जो वायरस होता है उस वायरस की जो नेचर होती है, वायरस की जो नेचर होती है वो किसके समान होती है? बैक्टीरिया के समान होती है। किसके समान होती है? बैक्टीरिया के समान होती है। इस वजह से इस होम्स ने 1948 में एक अलग से ऑर्डर क्रिएट कर दिया। किसके अंदर? एक बुक है जिसे कहा जाता है बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो इस इसका जो 7th एडिशन है, इस बुक का जो 7th एडिशन है, उस 7th एडिशन में ये इसको जो है किस में डाल दिया? वायरसों को वायरल्स नाम के एक गण के अंदर डाल दिया, एक ऑर्डर बना दिया, वायरल्स नाम का एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, पिछले वीडियो देखे हैं, तो वो समझ रहे होंगे इस बात को। अगर आप आज ही आपने स्टार्ट किया और पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के जो वीडियो है उनको देखें, ACF पे जाएं। ठीक है, चैनल पे जाएं, चैनल पे जाके आप वीडियो सर्च करें। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाएं, वहां जाकर ACF को सेलेक्ट करें, वहां पर आपको इसकी सीरीज जो है स्टार्टिंग से मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप आज देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। जो पिछले वीडियो देखते आ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। होम्स जो साइंटिस्ट है उसने वायरस को किस में डिवाइड कर दिया? एक ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम दे दिया वायरस। क्यों? क्योंकि इसने इसको नाम माना किसके समान? बैक्टीरिया के समान। वायरस को, वायरस की नेचर को किसके समान माना? बैक्टीरिया के समान माना। और फिर इस वायरस को, ये जो वायरस नाम का जो ऑर्डर बनाया, ये वायरस नाम का जो ऑर्डर बनाया इसने, इस वायरस नाम के ऑर्डर को भी सब ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, सब ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से सब ऑर्डर बनाए उसने? 3 सब ऑर्डर बनाए। एक बनाया फेजिनी। क्या बनाया? फेजिनी। ठीक है, देखना भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारा, फेजिनी। दूसरा बनाया उसने फाइटोफेजिनी, फाइटोफेजिनी। ठीक है जी। तीसरा ऑर्डर बनाया उसने जूफेजिनी, ये 3 ऑर्डर बनाए। एक बनाया फेजिनी, दूसरा बनाया फाइटोफेजिनी और तीसरा बनाया जूफेजिनी। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? हमसे पूछेगा फाइटोफेजिनी सब ऑर्डर के वायरस किस पर इन्फेक्शन करते हैं, या फेजिनी गण के उपगण के वायरस किस पर इन्फेक्शन करते हैं, या जूफेजिनी गण के वायरस किस पर इन्फेक्शन करते हैं। ध्यान रखना है। तो फेजिनी जो गण है उसके वायरस करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं भैया? बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया पर क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करने वाले गण के सदस्य कौन होंगे? फेजिनी गण के सदस्य होंगे। ठीक है, फेजिनी गण जो होगा सब गण, सर उपकुल, सॉरी सब ऑर्डर यानी कि उपगण के सदस्य जो होंगे, किस उपगण के? वायरस एक ऑर्डर बनाया गया, उस ऑर्डर के जो सब ऑर्डर में 3 डिवीजन किए गए, एक फेजिनी, एक फाइटोफेजिनी और एक जूफेजिनी। 3 ऑर्डर उसके बनाए गए। किसने बनाए ये बनाए किसने? होम्स ने। कब बनाए? 1948 में। ठीक है, बात समझ में? किसमें, कौन सी किताब में छपे हैं? तो बर्जियस मैनुअल डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ये छपे हैं। कौन से एडिशन में छपे हैं? 7th एडिशन में छपे हैं। क्यों बनाए? क्योंकि इसको समान माना बैक्टीरिया के, इसलिए बनाए। ठीक है, और बर्जियस मैनुअल जो है किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए है। ठीक है ना। 7th, अब तो 20-22 एडिशन आ चुके होंगे, मुझे ध्यान नहीं, काफी पुरानी बातें हैं ये। ठीक है, तो फेजिनी जो है वो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं। फाइटोफेजिनी जो है ये प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे। फाइटो आ रहा है आगे लिखा हुआ, तो ध्यान रखना है किसके ऊपर करेंगे?
प्लांट के ऊपर करेंगे, ठीक है। और जू आ रहा है तो किसके ऊपर करेंगे इन्फेक्शन, ये करेंगे एनिमल के ऊपर इन्फेक्शन। समझ में आएगा। लेकिन अब ये जो ऊपर का गण हम दो वर्गीकरण हमने देखे, एक तो होम्स का वर्गीकरण देखा हमने, तो जो 1948 में इसने किया, किसका, वायरस का वर्गीकरण 3 तरीके से, फेजिनी, फाइटोफेजिनी और जूफेजिनी ऑर्डर के अंदर। अब देखो आप, इससे पहले भी वर्गीकरण हुआ जो कि किसके ऊपर आधारित था, पोस्ट के इन्फेक्शन के ऊपर आधारित था। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक की। चलिए जी, अब देखिए, अब ये दोनों के दोनों मान्य नहीं है, दोनों वर्गीकरण मान्य नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है ना। देखो, मान्य नहीं है इसका मतलब थोड़ी छोड़ना है हमें, लोगों ने कैसे कैसे रिसर्च होती है, जब रिसर्च होती है, जब आप खुद भी रिसर्च कर रहे होंगे, बहुत से बच्चे तो इसमें से रिसर्च में होंगे, अभी प्रेजेंट में रिसर्च कर रहे होंगे आप लोग, तो जो आप रिसर्च कर रहे हो, आप भी जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो ना, वैसे ही जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है। लोग पता नहीं किस किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर वास्तविक क्लासिफिकेशन हो गया हो या हो जाता हो। ठीक है, तो शुरुआत में तो कोई भी जो है, कोई भी हो, सत्य बात प्रूव नहीं कर सकता, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसकी जांच के थ्रू, जब जाकर सही एक्सपेरिमेंट होगा तब जाकर पता चलेगा कि हाँ, हमने सही किया है। ठीक है ना, वही इसके साथ होता है क्लासिफिकेशन के साथ में। तो ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है मान्य नहीं है, लेकिन इनके जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर, जो कि मान्य है। कौन सा क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इसका ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। वायरस के अंदर वायरस की संरचना के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है सिलेबस में, आप ध्यान से समझेगा। ठीक है, तो इसमें 3 साइंटिस्ट है। कौन से साइंटिस्ट हैं, नाम लिखता हूं मैं, लॉफ 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 हॉर्न लॉफ हॉर्न एंड टर्नियर एंड टर्नियर, ये 3 साइंटिस्ट, लॉफ हॉर्न एंड टर्नियर। ठीक है, इन्होंने ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया, या इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं LHT क्लासिफिकेशन सिस्टम। LHT क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, लॉफ हॉर्न टॉर्नी टॉर्नियर 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 याद रखना, टॉर्नियर, लॉफ हॉर्ने टॉर्नियर क्लासिफिकेशन, लॉफ हॉर्ने टॉर्नियर क्लासिफिकेशन याद रखेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, लॉफ हॉर्नियर सॉरी लॉफ हॉर्ने टॉर्नियर क्लासिफिकेशन, लॉफ हॉर्ने टॉर्नियर क्लासिफिकेशन। ओके, LHT क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था, और इसको मान्यता दी, किसने मान्यता दी, इसको मान्यता दी PCNV ने। PCNV ने मान्यता दी, कब दी, 1966 में। कब मान्यता दी, 1966 में। 1948 में किसने बनाया था, होम्स ने बनाया था। 1948 में होम्स ने क्लासिफिकेशन क्रिएट किया अपना सबसे पहले। उसके बाद में ये भाई साहब आए, कौन से, लॉफ हॉर्ने और टॉर्नियर। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसको जो है आपकी कमिटी, एक कमिटी है, नाम है इसका, नाम लिख देता हूं मैं, प्रोविजनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। ठीक है, प्रोविजनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। वायरस के नोमेनक्लेचर की जो प्रोविजनल कमिटी थी, अस्थायी कमिटी, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। प्रोविजनल एडमिशन लेते हो ना, ध्यान रखो। ठीक है, इंग्लिश का पेपर भी देना है थोड़ा सा, तो प्रोविजनल का मतलब अस्थायी। अस्थायी कमेटी थी, उसने इस सिस्टम को मान्यता दे दी, कब, 1966 में, और आज भी यह मान्य हो गया। ठीक है, तो प्रोविजनल कमेटी ने इसको मान्यता दी 1966 में। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देने वाले कौन थे, लॉफ हॉर्ने और टॉर्नियर। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, LHT क्लासिफिकेशन सिस्टम
कहा जाता है, ठीक है। और इसको मान्यता देने वाली कमेटी कौन है? प्रोविजनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। वायरस का नोमेनक्लेचर को मान्यता देने वाली प्रोविजनल कमेटी ने इस चीज को मान्यता दे दी। अब इसका जो बेसिस था वो क्या था? तो इसमें जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है? यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, वर्गीकरण का आधार। देखो और सब चीजें फालतू है, मेन चीज पे हम ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। देखो 2-3 चीजें यहाँ इसमें देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसने दिया, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम LST, ठीक है। मान्यता देने वाला कौन? PCNV, प्रोविजनल कमेटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ठीक है। LST कौन है? डॉफोर्ने टॉर्नियर, ठीक है। कब दिया? 1966 में दिया, ध्यान रखेंगे। अब वर्गीकरण का आधार क्या है और किस प्रकार का वर्गीकरण दिया, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वर्गीकरण का आधार समझते हैं। सबसे पहला तो न्यूक्लिक एसिड का प्रकार। न्यूक्लिक एसिड का प्रकार, भाई न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार का है? न्यूक्लिक एसिड DNA है या RNA है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, DNA हो या फिर क्या हो उसका न्यूक्लिक एसिड RNA हो, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, ठीक है। ये भी क्या किया? सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है? दोनों के दोनों, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। कौन सा वायरस को किस में डालना है? RNA वायरस को किस में डालना है? DNA वायरस को किस में डालना है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो यही खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि बार बार जो है मॉर्फ हो जा रहा है, वीडियो में थोड़ा सी प्रॉब्लम है मेरा वीडियो निकलने में, ठीक है, कोई बात नहीं। सिमेट्री ऑफ वायरस, देखो सिमेट्री ऑफ वायरस, सिमेट्री का मतलब सिमेट्री ऑफ वायरस, सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं, वायरस की सिमेट्री, ठीक है। कौन कौन सी सिमेट्री होती है इसमें? कौन कौन सी सिमेट्री होती है? हेलिकल होती है, पढ़ा है हमने, कुंडलाकार, क्यूबोइडल पढ़ा है हमने, और कॉम्प्लेक्स। 3 तरह की सिमेट्री होती है वायरस की। तो ये सिमेट्री के आधार पर वायरसों को डिवाइड किया गया, ठीक है। मोलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, मोलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, इसके आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है। वर्गीकरण का आधार ये भी है। एक तो देखो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का आधार नहीं है, या निम्न में से कौन सा वर्गीकरण वायरस के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। तो याद रखना है, न्यूक्लिक एसिड का प्रकार है, सिमेट्री है, मोलिकुलर वेट है, नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस का शेप और साइज, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर जो एनवलप होता है, एनवलप की उपस्थिति और अनुपस्थिति, एनवलप की उपस्थिति या फिर उसकी अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। दूसरी बात, जो कैप्सिड होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड का व्यास किस प्रकार का है, कितना व्यास है उसका, उसका साइज कितना है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया, ठीक है। और कैप्सोमियर की संख्या के आधार पर, कैप्सोमियर की जो संख्या है उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। देखो कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड था अपना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो कुंडलन होता है, उस कुंडलन का जो व्यास होता है, कुंडलन का व्यास कितना आता है, ठीक है ना, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। एक किया गया है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कोशिका के अंदर एंटर करने के बाद किस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, वहां पर किस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करता है, उसके आधार पर ये जो है वर्गीकरण किया गया। और लास्ट एंड फाइनल जो है ट्रांसमिशन प्रोसेस के आधार पर, किसके आधार पर? ट्रांसमिशन प्रोसेस के आधार पर, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोसेस के आधार पर भी इस वायरसों का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए समझ गए हैं बात, तो ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का प्रकार, ठीक है, किस प्रकार का है, DNA है या RNA है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड DNA है। दूसरा सिमेट्री ऑफ वायरस, ठीक है ना, हेलिकल है, ऐसा छड़ाकार है, ठीक है, ऐसा है कुंडलाकार, या फिर ऐसा है क्यूबोइडल सिमेट्री वाला, या फिर ऐसा है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला वायरस। किस प्रकार का वायरस है वो
यहाँ देखा गया सिमेट्री के आधार पर। दूसरा, मोलिकुलर और वेट ऑफ वायरस, वायरस का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, ठीक है ना, वायरस का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, उसके आधार पर शेप और साइज, शेप और साइज, साइज कैसी है और उसका शेप कैसा है वायरस का, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, एनवलप उपस्थित है या अनुपस्थित है, अगर उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप्ड वायरस बोलते हैं, और अगर अनुपस्थित है तो उसे क्या बोलते हैं, नग्न वायरस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोक एसिड का व्यास कैसा है, जैसे इसका व्यास नापा, इसका व्यास नापा, तो ये व्यास के आधार पर, इनके अंदर उपस्थित कैप्सोमेयर की संख्या के आधार पर, जो हमने बात की थी 12, 32, 37 वाली, है ना, उसके आधार पर। और न्यूक्लिक एसिड में जो कुंडलन होता है, जो कुंडलन होता है न्यूक्लिक एसिड में, इस तरह से जो कुंडलन होता है हेलिक्स के अंदर, उसका व्यास कितना है, मतलब ये कितना व्यास बनाता है। ठीक है ना, जैसे जो ह्यूमन का डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं का, उसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आ रही है ना बात, डीएनए आपने पढ़ा है, उसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो कुंडलन होता है उसका व्यास कितना होता है, तो कुंडलन का एक हेलिक्स का जो व्यास होगा उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, कोशिका के अंदर किस प्रकार से मल्टीप्लाई करता है, और ट्रांसमिशन प्रोसेस, किसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, इसको भी यहाँ पर वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखो वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन, बहुत से लोग जो है इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्लासिफिकेशन बहुत कठिन होता है, याद नहीं रहता, कुछ याद करना ही नहीं होता। क्लासिफिकेशन को थोड़ी याद करना है आपको, आपको तो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद करनी है, क्लासिफिकेशन याद नहीं करना। आपको कौन सा थ्योरेटिकल लिखना है इसमें, आपको तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ें मैंने बताए उनको एक दो बार देख लेना, आगे पीछे करके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो फाइलम है इसका, वायरस का जो फाइलम है, क्लासिफिकेशन करें हम तो इसको फाइलम दिया गया। फाइलम किस में देते हैं भैया हम, फाइलम किस में देते हैं, जूलॉजी में या बॉटनी में, हैं, किस में देते हैं, जूलॉजी में देते हैं या बॉटनी में देते हैं फाइलम को, बिल्कुल किस में देते हैं हम, जूलॉजी में देते हैं। बॉटनी में क्या देते हैं हम, डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बॉटनी के अंदर, और जूलॉजी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइलम का। लेकिन पढ़ किस में रहे हैं हम इसको, बॉटनी में। बहुत कंफ्यूजन है, अभी तक हम इसको सही स्थिति में नहीं रख पाए हैं, अभी तक हम वायरस को सही पोजीशन पे नहीं रख पाए हैं कि इसकी वास्तविक पोजीशन क्या है। लेकिन फिर भी अब जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, तब बात अलग बनेगी इसकी। ठीक है, हो सकता है आप कुछ नई चीज़ खोज दो इसके अंदर। तो सबसे पहले इसका जो फाइलम है उसकी बात करते हैं हम। तो जो इसका फाइलम है वो फाइलम है वायरा। ठीक है, कौन सा फाइलम है, वायरा। और इस फाइलम को भी दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया, इसको भी दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया, सब फाइलम। ठीक है, सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है, डीऑक्सी वायरा। अब देखो इसमें कुछ याद रखना है कि तुम्हें। और दूसरा सब फाइलम है राइबो वायरा। कौन सा फाइलम है, राइबो वायरा। ठीक है, देखो पहला तो कौन सा हो गया, डीऑक्सी डीऑक्सी वायरा। डीऑक्सी वायरा का मतलब जिसमें डीएनए उपस्थित हो, मतलब ऐसे वायरस जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, डीएनए प्रेजेंट हो, डीएनए वायरस वाले। ठीक है, और राइबो वायरा यानी कि जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, आरएनए उपस्थित हो। ऐसे वायरस को क्या बोलेंगे, आरएनए या राइबो वायरा फाइलम वाले वायरस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब ये जो डीऑक्सी राइबो वायरा जो है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, उसको भी तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया, तीन क्लासेज में। ध्यान रखेंगे इनकी तीन क्लास है, कौन कौन सी, डीऑक्सी, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, डीऑक्सी हेलिका, यानी कि ऐसे जिनकी सिमेट्री कैसी हो, हेलिकल हो, तो उसको किस में रख देंगे, जैसे डीएनए है, कोई वायरस है और उस वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा है, डीएनए है, और वो वायरस कहाँ पर है, वो उस वायरस की सिमेट्री कैसी, हेलिकल सिमेट्री है, तो उसको किस में रख देंगे, कौन सी क्लास में रखेंगे, डीऑक्सी हेलिका में रखेंगे। ठीक है, अब ये डीऑक्सी हेलिका में जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी, कुंडलित सिमेट्री होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी क्लास, अगर मान लो वो क्यूबोइडल है तो डीऑक्सी डीऑक्सी क्यूबिका, क्यूबिका। बताओ, अब इसमें कोई समस्या है, नहीं है। चलिए जी, डीऑक्सी तीसरा, डीऑक्सी डीऑक्सी बाइनाला,
बाइनेला, डीऑक्सी बाइनेला। इसके अंदर ऐसे वायरस होंगे जिनका आकार कैसा होगा, छड़ाकार होगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे वायरस होंगे जिनका आकार कैसा होगा, घनाभ होगा, घन के आकार का, क्यूबिक आकार का होगा। ठीक है, आगे फिर से इनको एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया, इनके ऑर्डर बनाए गए, इसका भी एक ऑर्डर बनाया गया और इसका भी एक ऑर्डर बनाया गया। अब इन तीन के भी ऑर्डर बनाए गए। देखो अभी तक की बात समझ में आ रही है ना हमें। हमारे पास क्या है, वायरस, फाइलम वायरा। फाइलम वायरा को दो भागों में बांटा गया, सब फाइलम में, डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा। यानी कि ऐसे वायरस जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उन्हें कहा जाएगा डीऑक्सी वायरा, और जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट है उन्हें कहा जाएगा राइबो वायरा। ठीक है, अब डीएनए वायरा जो है, जिनके अंदर डीएनए वायरस पाया जाता है, उनको भी तीन भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, डीऑक्सी हेलिका, जिनके अंदर हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है, डीऑक्सी क्यूबिका, जिसके अंदर क्यूबिकल सिमेट्री पाई जाती है, और डीऑक्सी बाइनेला, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि छड़ के आकार के वायरस। अब इनको भी तीन जो है ऑर्डर के अंदर डाल दिया गया। कौन कौन से ऑर्डर बनाए गए इनके, डीऑक्सी हेलिका का बनाया गया कैक्टो वायरस। कौन सा वायरल, कैक्टो वायरस। ठीक है, कैक्टो वायरस, ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, आवरण युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, आवरण युक्त, यानी कि एनवलप वाले। ठीक है जी। अब जो डीऑक्सी क्यूबिका है, इसको दो ऑर्डर बनाए गए। पहला ऑर्डर हैप्लो वायरस बनाया गया। दूसरा ऑर्डर बनाया गया पेप्लो वायरस। डीऑक्सी क्यूबिका को हेप्लो और पेप्लो वायरस गण के अंदर रखा गया। ठीक है, इसी तरह से जो डीऑक्सी बाइनेला है उसको रखा गया यूरो वायरस के अंदर। ठीक है, कौन सा वायरस, यूरो वायरस के अंदर इसको रखा गया। ठीक है, ये भी कैसे हैं, आवरण रहित रहे, आवरण रहित। समझ में आ गई बात। देखो ये डीऑक्सी बाइनेला के अंदर ऐसे वायरस है जिनके ऊपर कोई वायरस इनका जो ऑर्डर है यूरो वायरस, उसमें आवरण नहीं पाया जाता। और कैक्टो वायरस के अंदर आवरण पाया जाता है। आवरण का मतलब कि ये कौन सी सिमेट्री है इनकी, जैसे हेलिकल है, तो कैसे है, हेलिकल है, तो ये हेलिकल सिमेट्री वाला वायरस हमने बना दिया, और इसके ऊपर क्या बना दिया हमने, आवरण बना दिया। इसके अंदर ये कैसा है, छड़ाकार है, ये भी ऐसा ही है, हेलिकल, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं है, आवरण नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आता है ना। डीऑक्सी बाइनेला छड़ाकार है, ये कुंडलित है, कुंडलित किसी भी प्रकार से हो सकता है, इस तरह से भी कुंडलित हो सकता है वायरस। ठीक है, और उसके ऊपर भी एक आवरण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, रोड के जैसा होगा, ऐसे रोड छड़ के जैसा होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, जबकि इसके ऊपर क्या है, आवरण है। ठीक है, इसी तरह से ये बीच का देख लो आप, क्यूबोइडल जिसकी सिमेट्री है, क्यूबिकल, इस तरह का है ना। इसमें हेप्लो और पेप्लो दो तरह के वायरस जो है इसके अंदर, दो गण जो है इसके अंदर बनाए गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दूसरा अपना, कौन सा है, दूसरा है अपना राइबो वायरा। अब ये जो राइबो वायरा है इसको दो भागों में बांटा गया। जो राइबो वायरा है इसको भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो हम यहाँ पर बांटते हैं इस राइबो वायरा को दो भागों में। ठीक है, राइबो वायरा क्या है, एक फाइलम है। ठीक है, राइबो वायरा क्या है, सब फाइलम है, और उस सब फाइलम को, सब फाइलम है ना, राइबो वायरा क्या है, सब फाइलम है, और उस सब फाइलम को हम किस में डिवाइड करेंगे, क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। किसके अंदर डिवाइड करेंगे भाई, क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। क्लास कौन कौन सी होगी, देखो दो ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, हेलिकल और क्यूबिकल। तो ध्यान रखना है हमें, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका। दूसरा क्या है, राइबो क्यूबिका, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका। अब आप कहोगे यार कमाल कर रहे तो, है ना। राइबो वायरा जो है, राइबो वायरा को दो भागों में बांट दिया हमने, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका। ठीक है जी। अब इसमें देखेंगे तो ये हेलिकल मतलब कैसे वायरस है, आरएनए वायरस है और कुंडलित वायरस है। राइबो क्यूबिका जो है कैसे वायरस है, आरएनए वायरस है और घनाभ आकार के प्रकार के वायरस है। थोड़ा इधर ले लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है,
अब देखो इसको बांटा गया एक ऑर्डर में, इसका ऑर्डर देख लेते हैं पहले हम। इसके दो ऑर्डर हैं, पहले ऑर्डर की बात करते हैं। इसके पहला ऑर्डर रेप्डो वायरस, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर की बात करोगे आप इसका, तो इसका ऑर्डर है सागो वायरस, सागो वायरस, ठीक है। पहला ऑर्डर रेप्डो वायरस और दूसरा सागो वायरस, ठीक है। इसके भी दो ऑर्डर हैं, इसके भी दो ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर इसका देखोगे आप जिम्नो वायरस, जिम्नो वायरस, ठीक है। और दूसरा वायरस, दूसरा है इसका दूसरा ऑर्डर क्या है, टोगो वायरस, टोगो वायरस। अब समझते हैं हम इसको। देखो कितने चार नाम याद रखने हैं इसके अंदर, आपको कौन कौन सी चार नाम याद रखने हैं देखेंगे। यहाँ पर पीछे हट जाता हूँ मैं, और जैसे ही पीछे हटता हूँ ये वीडियो जो है ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक तो है रेप्डो वायरस, दूसरा सेगो वायरस, तीसरा जिम्नो वायरस और टोगो वायरस, RSGT, ठीक है। RSVT की जो बस चलती है ऐसे RSGT याद रख लेना आप, है ना। तो रेप्डो वायरस, सेगो वायरस, जिम्नो वायरस और टेगो वायरस। अब ये जो रेप्डो वायरस है ये कैसे हैं भाई, छड़ाकार और आवरण रहित हैं। कैसे हैं, छड़ाकार, अरे ये क्या हो रहा है भाई, छड़ाकार, छड़ाकार हैं और कैसे हैं, आवरण रहित हैं। कैसे हैं भैया, आवरण रहित, ध्यान रखना है। कैसे हैं, छड़ाकार और आवरण रहित हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है दो सब ऑर्डर हैं, इसके ही हैं केवल दो सब ऑर्डर, और किसी के भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। सब ऑर्डर नहीं है, सब ऑर्डर उपगण जिसको हम बोलते हैं वो इसके हैं। एक का नाम है रिजिडो वायरस, रिजिडो वायरस, ठीक है। अब लिखते जाइए, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। दूसरा है फ्लेक्सी वायरस, फ्लेक्सी वायरस, ठीक है। अब देखो यहाँ समझेंगे हम इस बात को। देखो कौन सा है, रेप्डो वायरस। रेप्डो वायरस का अगर स्ट्रक्चर आकृति समझने की कोशिश करें हम, तो कैसा है, छड़ाकार और आवरण रहित है। कैसा है, छड़ाकार और आवरण रहित है, ठीक है। अब इसको भी क्या कर दिया गया है, दो सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। दो सब ऑर्डर के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला सब ऑर्डर कौन सा है इसका, रिजिडो वायरस। कौन सा है, रिजिडो वायरस। दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सी वायरस। रिजिडो वायरस का मतलब क्या है, कैसा होगा ये, दृढ़ होगा। कैसा होगा ये, दृढ़ संरचना वाला होगा। इसकी संरचना कैसी होगी, दृढ़ संरचना, यानी कि रिजिड है ना, रिजिड यानी दृढ़ संरचना। और जो फ्लेक्सी होगा, फ्लेक्सी का मतलब प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, मुड़ सकता है, ठीक है ना, ऐसा वायरस होगा प्रत्यास्थ वायरस, फ्लेक्सिबल वायरस होगा। तो इसको दो इसमें गणों में जो है बांटा गया है। अब ये जो सागो वायरस है, अब देखो ये भी आवरण रहित है और ये भी क्या है, आवरण रहित है। ये वाला जो है ये भी क्या है, आवरण रहित वायरस है, ध्यान रखना है, आवरण रहित वायरस है, ठीक है। अगर आप जिम्नो वायरस की बात करोगे तो ये जिम्नो वायरस भी कैसे हैं, आवरण रहित वायरस है, ये भी आवरण रहित वायरस है। और अगर आप टेगो वायरस की बात करोगे, लास्ट वाला जो कि राइबोक्यूबिका का है, राइबोक्यूबिका के दो ऑर्डर बनाए हमने, जिम्नो वायरस और टेगो वायरस। जो जिम्नो वायरस है वो कैसे है, आवरण रहित है, और जो टेगो वायरस है वो कैसे हैं, आवरण युक्त है, आवरण युक्त, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके ऊपर कोई एनवलप नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा वायरस का क्लासिफिकेशन। उम्मीद है अगर आपने इसको ध्यान से समझने की कोशिश की होगी या आपने इसको ध्यान से समझा होगा तो ज़रूर आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, मझला नहीं, समथिंग समथिंग आपने इसको जाना है, समझा है, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई सा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारा बन जाए, और हो सकता है वो आपके जो है क्वेश्चन क्या हो, राइट हो जाए। तो एक बार फिर से चाहो तो रिवाइज कर लेना आप, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोबारा से इसको पढ़ लेना, ठीक है। सिस्टम को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर
धीरे धीरे मैं निकाल रहा हूँ। आपने अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इतना सा टेक्स्ट है, 2 पन्ने का टेक्स्ट है। इस 2 पन्ने के 2 पेज के टेक्स्ट को आप बढ़िया से अच्छे से रख लें, अच्छे से समझ लें, और वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। 20 मिनट 25 मिनट में हो सकता है आपका एक क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाए, और जिस क्लासिफिकेशन से आप डरते हैं हो सकता है वो आपके लिए सीधा हो जाए। थोड़ा सा रटने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आजकल ये जरूर चल रहा है अपना सिस्टम। ओके।